हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग कंप्लीट इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के बारे में आज हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों का भी ईपीएफओ 2025 का एग्ज़ाम लगा हुआ है 30 नवंबर को तो उन लोगों के लिए ये क्लास क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास को आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और आज की क्लास में आपको सिंगल एक क्लास में जो अपने लेबर लॉ होते हैं, सारे के सारे लेबर लॉ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है, उसके बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। तो मैंने क्या किया है, जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं मैंने बनाए थे, उसको ही मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके ज़रिए ही हम लोग आज आज की क्लास को पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ क्या वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अपने कंटेंट पे फोकस रहेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का आता है कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। और इसमें क्या होता है, मतलब कि सोशल सिक्योरिटी से संबंधित कुछ होता है, इंश्योरेंस या फिर उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि औद्योगिक संबंध होता क्या है। तो औद्योगिक संबंध का सीधा सा मतलब होता है, आप जानते होंगे, प्रबंधन, यानी कि जो भी कंपनियां या फिर जो भी मतलब कि होती हैं, कि जो भी इंडस्ट्री होती है और उसमें जो कर्मचारी होते हैं, यानी कि जो नियोजित और नियोजन, यानी कि जो भी हमारे प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में जो भी संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक संबंध कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हो गया, ठीक है, इसके बारे में अब ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को क्या है, प्रीलिम्स के जो है पीवाईक्यू यानी जो एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करना है, ना कि हम लोगों का कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो हम लोगों के सामने जो एमसीक्यू आएगा उसी के हिसाब से हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे फैक्चुअल पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और जो भी मतलब कि कानून में जो भी लॉ दिए हुए हैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि जो भी मतलब कि लेबर के या फिर लेबर लॉ से संबंधित या फिर जो भी श्रम से संबंधित कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में वो क्या-क्या दिया है। जैसे कि हमारे संविधान में क्या है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 16 जो है, तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर किसी भी जो कर्मचारी होगा उसके साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 16 हमारा आता है। उसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल 19। 19 क्या कहता है, संगम या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो आप लोग जानते होंगे कि 19 में क्या 5 प्रावधान होते हैं, मतलब कि 5 जो हमारी स्वतंत्रताएँ होती हैं, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति, संघ, सम्मेलन, संचरण, निवास, व्यापार एवं आजीविका की स्वतंत्रता। इसी के तहत हमारा क्या है, संगम एवं संघ बनाने की भी एक स्वतंत्रता इसके तहत दी गई है। तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 19। उसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल 23 और 24, बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण है, जो कि सीधे-सीधे हमारे श्रम से जुड़ा हुआ है। बलात् श्रम 23वां हमारा क्या कहता है, बलात् श्रम या फिर बंधुआ मजदूरी को रोकता है। वहीं जो हमारा आर्टिकल 24 होता है वो क्या कहता है, हमारा 14 वर्ष से नीचे बच्चे जो होते हैं उनको क्या करेगा, नियोजन पे रोक लगाता है, यानी कि 14 वर्ष से नीचे बच्चों के लिए बाल श्रम पर रोक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारा संविधान है उसका जो भी मतलब कि कहते हैं कि हिस्टोरिकल पॉइंट है या फिर जो हमारे संविधान से रिलेटेड पॉइंट है उसको कवर कर रहे हैं। उसके बाद में सारे के सारे लेबर लॉज को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अगला आता है हमारे क्या, आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 में क्या बताएगा, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसर की समानता होगी। तो यानी कि सभी जो मतलब कि नागरिक होंगे और जो भी मतलब कि श्रमिक होंगे उनके साथ क्या होगा, प्रतिष्ठा होगी, सुविधाओं की क्या होगी, मतलब कि समानता होगी और अवसरों को भी समान दिया जाएगा। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण आता है आर्टिकल 39, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, सीधे सीधे आर्टिकल ही पूछ देगा आपसे कि महिला पुरुष समान वेतन की बात कहाँ पे की गई है। तो आपको बताना चाहिए था हमारा कि जो आर्टिकल 39 हमारा है उसमें क्या है, डीपीएसपी है, यानी कि जो डीपीएसपी में क्या बताया गया, आर्टिकल 39 में बताया गया महिला पुरुष में क्या होगा, समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल 41, यानी कि 41 में क्या कहा गया, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, यानी कि कमजोरी या फिर कह सकते हैं किसी बीमारी से रिलेटेड ही है निःशक्तता, पर लोक सहायता, यानी कि क्या सरकार क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। उसके बाद में था हमारा आर्टिकल 42। इसमें क्या बताया गया, मानवोचित कार्य दशाएं, यानी कि जो भी श्रमिक होंगे उनके लिए क्या होंगे, यानी कि मानव के लिए जो उचित कार्य दशाएं होती हैं वो ऐसी कार्य दशाएं दी जाएंगी। उसके बाद में प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता का मतलब जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनके लिए जो भी आवश्यक सहायता हो सकती है वो देना। उसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल 43, जो कि होता है मतलब क्या, कृषि, उद्योग एवं अन्य कर्मचारियों को काम और निर्वाह मजदूरी देना। उसके बाद में आता है हमारा क्या, 43A, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था जस्ट, 43 यहाँ पे नहीं आया था, तो 43A। तो 43A में क्या बताया गया, उद्योग के जो प्रबंधन होगा उसमें क्या कर्मचारियों की भी भागीदारी होगी। तो ये तो हो गया हमारा क्या, हमारे संविधान में जो श्रमों से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हो सकते थे हमने एक ही बार में कवर कर लिया। तो अब ये देखते हैं हम लोग क्या,
ये अब जो हमारा मतलब कि मेन लेबर लॉ होता है वो चालू होगा। तो जैसे कि हड़ताल होता है, तो हड़ताल क्या होता है? तो हड़ताल की क्या है, किसमें बताया गया है? हड़ताल को बताया गया है औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947 में आया था, तो उसकी धारा 2 में बताया गया है हड़ताल के बारे में। तो क्या बताया गया? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 में बताया गया है हड़ताल के बारे में। और हड़ताल में मतलब कितनी प्रकार की हड़तालें हो सकती हैं? तो हड़तालें भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी अधिकृत हड़ताल और एक होती है अनाधिकृत हड़ताल। अधिकृत हड़ताल का मतलब होता है कि ऐसी हड़ताल जो क्या मतलब कि जो कहते हैं कि जो श्रमिक होते हैं, वो बिना किसी मंजूरी के मतलब कि डायरेक्ट हड़ताल पे बैठ जाते हैं। बिना किसी इन्फॉर्म के, बिना किसी प्रशासन की अनुमति से। दूसरी होती है जो होती है हमारी अधिकृत। अधिकृत में क्या होता है, एक तरीके से उनसे पूछ के किया जाता है और उनको मतलब कि इन्फॉर्म किया जाता है और प्रशासन से भी कहते हैं अनुमति ली जाती है। तो इस प्रकार से हमारी एक हो गई अनाधिकृत, दूसरी हो गई हमारी अधिकृत। और उसके बाद में हमारा आता है क्या, इसमें भी मतलब कई प्रकार की होती हैं हड़तालें। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँ, तो जैसे कि हमारे क्या हो गया, जैसे कि हमारी क्या हो जाती है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। जैसे कि एक साधारण हड़ताल हो जाती है, स्लो डाउन होती है, इसका मतलब कि इसे अधिकृत हड़ताल में ही कई मतलब कि टाइप के होते हैं, उसको मतलब कि उसकी प्रकृति के हिसाब से कई भागों में बाँटा जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्या है लेबर लॉ पे भी आते हैं। उसके बाद में होता है हमारा मध्यस्थता। तो मध्यस्थता की परिभाषा कहाँ पे बताई गई है? तो मध्यस्थता की परिभाषा हमारी बताई गई है संविधान का जो मतलब कि संविधान बोल रहा मैं, भारतीय श्रम सम्मेलन एक अधिनियम हुआ था जो कब हुआ था? भारतीय श्रम सम्मेलन 1962 में जो हुआ था, उसी के तहत बताया गया था मध्यस्थता का प्रावधान। मध्यस्थता का प्रावधान कब होगा? जब सुलह जो होगी, सुलह विफल हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा हमारा? मध्यस्थता की जाएगी। उसके बाद में हमारा आता है अगला, अभी अब होता है हमारा कर्म मतलब कि कहते हैं कोर, जो भी कहते हैं कि कोर लेवल हो, तो कोर लेवल अभी चालू हुआ हमारा। तो इसमें क्या बोला गया, भारत में श्रमिक भागीदारी एवं कार्यान्वयन। तो भारत में जो श्रमिक भागीदारी होती है और उसका कार्यान्वयन कैसे होगा? तो उसके लिए क्या हमारा भारत में जो मतलब कि है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, क्या हमारा है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, जो कि हड़ताल के बारे में भी बात की थी अभी। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? एक तो होगा हमारे कार्य दिशाएं, यानी कि कार्य दिशाएं कैसी होंगी? क्या बोला है? कार्य समिति। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत कार्य समिति कब गठित की जाएगी? जब किसी भी संस्थान में क्या होगा, 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, किसी भी संस्थान हो, किसी भी कंपनी हो, उसमें क्या हो, या फिर उद्योग हो, उसमें क्या हो, 100 से अधिक अगर श्रमिक का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या गठित की जाएगी? कार्य समिति गठित की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि कार्य समिति कब गठित की जाएगी? जब 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हों, तो वहाँ पे क्या होगी? कार्य समिति गठित की जाएगी। उसके बाद में होता है हमारा संयुक्त प्रबंधन समिति। तो संयुक्त प्रबंधन समिति कब गठित की जाएगी? जब किसी संस्थान में या किसी उद्योग में या किसी इंडस्ट्री में 500 से अधिक अगर श्रमिक कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगी हमारी? वहाँ पे हमारी होगी संयुक्त प्रबंधन समिति। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, क्योंकि जो यूपीएससी है, उसने ईपीएफओ के एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछ लिया था कि कार्य समिति कितने श्रमिकों पर गठित की जाती है, या फिर पूछ लेगा संयुक्त प्रबंधन समिति कितने श्रमिकों पर गठित की जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी कार्य समिति होती है वो कितने पे? 100 श्रमिकों पे गठित की जाती है। वहीं जो हमारी संयुक्त प्रबंधन समिति होती है वो कितने पे? 500 श्रमिकों पे गठित की जाती है। उसके बाद में होती है हमारी संयुक्त परिषद। तो यहाँ पे हमारी क्या थी? संयुक्त प्रबंधन परिषद थी। यहाँ पे हमारी क्या है? संयुक्त परिषद। केवल संयुक्त परिषद कब गठित की जाएगी? जब 500 से अधिक श्रमिक हों, साथ ही साथ क्या विनिर्माण तथा खनन से रिलेटेड हो, तो हमारी वहाँ पे क्या होगी? संयुक्त परिषद होगी। और संयुक्त प्रबंधन परिषद कहाँ पे होगी? जहाँ पे 500 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हों, कोई भी संस्थान हो। उसके बाद में आता है हमारा क्या? क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल कहाँ पे होती है हमारी? जब 6 से 12 लोगों का एक समूह होता है जो क्या करता है? गुणवत्ता की जाँच और प्रदर्शन की जाँच करता है। यानी कि जो भी हमारा निर्माण कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता की जाँच करता है और जो भी प्रदर्शन उसका है। एक आती है हमारी क्या, एक योजना है हमारी स्केनल, क्या लिखा है? स्केनलॉन योजना। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, क्या नाम है इसका? स्केनलॉन योजना। इसके तहत क्या होता है, क्योंकि डायरेक्टली मतलब कि कीवर्ड ही पूछा जा सकता है कि जो स्केनलॉन योजना है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में शायद मैं गलत बोला हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। स्केनलॉन योजना जो हमारी है वो कब मतलब कि कब गठित की जाती है? ये इसका योजना मतलब कि जो योजना होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो भी हमारे मतलब कि सार्वजनिक या फिर निजी जो भी उद्योग हैं, उसमें क्या होगा, उनको जो भी लाभ होता है उस लाभ की भागीदारी किसको देना? श्रमिकों को देना।
तो यही हमारी योजना होती है स्कैनोलॉन योजना। सार्वजनिक एवं निजी मतलब कि जो भी उद्योग हैं उनमें क्या एक लाभ भागीदारी कार्यक्रम है, इसमें क्या लागत से जो बचत होती है उसको श्रमिक की हिस्सेदारी होगी। उसके बाद में अगला हमारा दूसरा कानून आता है कि 1946 का है औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम। क्या है? औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946। चलिए अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी सुविधा रहे। तो चलिए इस बार क्या कर लेते हैं हम लोग, ब्लू वाला पेन, नीला पेन ले लेते हैं। तो इसमें हमने क्या बोला है, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946। तो इसमें क्या बताया गया है, अगर किसी को भी निलंबित किया जाता है, यानी कि कोई भी कर्मचारी है या फिर कोई भी जो मतलब कि उसमें काम करने वाला व्यक्ति है, उसको अगर निलंबित किया जाता है तो कितने दिनों के लिए निलंबित होगा, तो निलंबित होने पर उसे क्या 90 दिनों के अंदर, यानी कि 90 दिनों तक क्या मिलेगा, उसको आधा वेतन मिलेगा। यानी कि उसकी जितनी भी सैलरी है उसका आधा वेतन कब तक मिलेगा, 90 दिनों तक। तो 90 दिनों के बाद आपको क्या है, उस जो भी केस है या फिर जो भी मतलब कि विवाद है उसको सुलझाना पड़ेगा, या फिर जो भी मतलब कि जाँच है उसकी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। अगर 90 दिनों के बाद भी अगर कोई देरी होती है तो उस कर्मचारी के क्या उसके 75% जो वेतन होगा उसको भी दिया जाएगा। यानी कि पहले क्या होगा, पहले 90 दिनों तक क्या होगा, 50% वेतन दिया जाएगा। उसके बाद में अगले, अगर उससे ज़्यादा देर होती है 90 दिनों से, तो क्या होगा, उसको 75% तक वेतन दिया जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा श्रमिक कानून। श्रमिक कानून जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो आईएलओ, आपने आईएलओ का नाम पढ़ा ही होगा, मतलब कि आईएलओ का नाम सुना ही होगा। तो आईएलओ क्या, हमारा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 को। कब हुई थी, 1919 को हुई थी। वर्साई की संधि के तहत लीग ऑफ नेशन ने की थी, और क्या है, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो आपको इतने पॉइंट पता होने चाहिए कि आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई है, वर्साई की संधि के तहत हुई है। और लीग ऑफ नेशन है जो जो मतलब कि उसके तहत हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसको जो है नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए था कि आईएलओ जो है इसको नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था, क्योंकि अगर यूपीएससी स्टेटमेंट बनाएगी तो ऐसा नहीं डायरेक्ट पूछेगी कि आईएलओ की स्थापना कब हुई, तो आपने सीधे बता दिया कि 1919 में वर्साई की संधि के तहत हुई है। आपको ये भी पूछ लेगा कि इसको नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया, 1969 को, क्योंकि इसमें क्या 3 से 4 पॉइंट बनेंगे अगर बनेंगे तो। और ये क्या है, विश्व की एकमात्र ऐसी एजेंसी है या फिर एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो श्रमिक, नियोक्ता और सरकार तीनों को एक साथ में लाता है। ये कई बार मतलब कि जो स्टेटमेंट है वहाँ पे बना हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में था भारत में इसने पुष्टि, यानी कि जो आईएलओ है इसके कई कन्वेंशन है, तो इसमें से हर एक कन्वेंशन की पुष्टि करनी होती है। तो भारत ने किन किन कन्वेंशनों की पुष्टि की है और किसकी किसकी नहीं की है, तो इसके ऊपर भी हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। तो भारत ने किसकी किसकी पुष्टि की है, भारत ने पुष्टि की है बलात् श्रम पर कन्वेंशन। किसकी, बलात् श्रम पे 2 कन्वेंशन है, एक हमारा क्या है, संख्या नंबर 29 है, और एक हमारा है 105। तो बलात् श्रम पर कन्वेंशन 29 और बलात् श्रम उन्मूलन पर कन्वेंशन 105, दोनों की भारत ने क्या है, पुष्टि कर दी है। उसके अंदर समान पारिश्रमिक जो है कन्वेंशन, इसका नाम संख्या है 100, यानी कि समान पारिश्रमिक कन्वेंशन पर भी भारत ने क्या कर दिया, पुष्टि कर दी है। कौन कौन से हुए अभी, हमारा बलात् श्रम कन्वेंशन, बलात् श्रम उन्मूलन पर कन्वेंशन, तीसरा हमारा कौन सा है, समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन, इसकी भी पुष्टि भारत ने कर दी है। उसके बाद में था भेदभाव के खिलाफ कन्वेंशन, जो कि है हमारा 111। तो भेदभाव के खिलाफ जो भी कन्वेंशन होता है उसकी भी भारत ने पुष्टि कर दी है। तभी कितने हो गए हमारे, 4 कन्वेंशन है जिसकी भारत ने पुष्टि कर दी है। उसके बाद में एक अगला कन्वेंशन जो है हमारा, उसके बाद में जो अगला कन्वेंशन हमारा है कौन सा है, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन, यानी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जो वर्क के लिए, तो न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन कितनी है, 138 है। तो भारत ने क्या है, इसकी भी पुष्टि कर दी है। तो न्यूनतम आयु पर न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन जो है उसकी संख्या कितनी है, 138 है। उसकी भी भारत ने क्या कर दी है, पुष्टि कर दी है। उसके बाद में होता है बाल श्रम के सभी विकृत स्वरूपों पर कन्वेंशन जो है 128। तो इसकी भी भारत ने क्या कर दी है, पुष्टि कर दी है। और भारत ने पुष्टि किसकी नहीं की है, तो भारत ने पुष्टि 2 जो है मतलब कि कन्वेंशन है उसकी पुष्टि नहीं की है। किन 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 की नहीं की है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठित होने का अधिकार है, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठित होने का अधिकार, कन्वेंशन नंबर कौन सा है, 87 है, इसकी नहीं की है।
और संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार कन्वेंशन नंबर कौन सा हमारा 98 है, तो उसकी भी पुष्टि नहीं की है। तो आपको ये कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले जो हमारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, यानी कि जो आईएएस का एग्जाम होता है, उसमें तो यूपीएससी ने सीधे सीधे पूछ लिया था कन्वेंशन नंबर 38, कन्वेंशन नंबर 111 या कन्वेंशन नंबर 128। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहते हैं, ये किससे संबंधित है। बस आपको एक बार इतना भी पता हो कि श्रम कानूनों से संबंधित है, तो आपका मतलब कि 2 नंबर तुरंत मिल जाते हैं। और जो हमारा बल्कि ईपीएफओ है, ईपीएफओ के एग्जाम में यही पूछा गया था कई बार कि भारत ने इनमें से किस कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है। उसमें से इनमें से 4 दे दिए गए थे, मतलब कि अभी हम लोगों ने कितने पढ़े, 1 2 3 4 और 4 इधर, यानी कि टोटल 8 कन्वेंशन पढ़े हमने। और यूपीएससी ने क्या किया था, इनमें से 4 कन्वेंशन को उठा लिया और इनमें से एक वाला जो हमारे की उठा लिया जिसको भारत ने पुष्टि नहीं की है, बाकी 3 ऐसे उठा लिए जिनकी पुष्टि की है। और डायरेक्ट बस यही पूछ लिया था कि इनमें से किस कन्वेंशन की भारत ने पुष्टि नहीं की है। तो किसकी नहीं की, बस याद रखिएगा, जो हमारे संघ बनाने और संगठित होने के अधिकार कन्वेंशन नंबर 87 और संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार कन्वेंशन नंबर 98, इनकी पुष्टि नहीं की है। तो आशा करते हैं कि आपको आईएलओ के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा और इसके जो कन्वेंशन है उसके बारे में भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो इस प्रकार का कंटेंट लाना फिर थोड़ा मतलब कि मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग बस सपोर्ट करते करते रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगला आता हमारा इसके बाद में हमारे भारत से संबंधित आ गया, यानी कि प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो थी हमारी 1969 यानी कि 1969 में हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1969 में मतलब लागू हुआ था। तो इसकी स्थापना इस प्रकार से कब हो गई थी हमारी 24 दिसंबर 1966 को, मतलब कि इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पी.बी. गजेंद्र गडाकर थे। क्या नाम बताया मैंने, पी.बी. गजेंद्र गडाकर थे या फिर गाडका, जो भी नाम है। और प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जो हमारी की सिफारिशें दी थी, तो इसने क्या सिफारिशें दी थी, तो प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग है, इसने सिफारिशें दी थी कि स्थायी औद्योगिक श्रम आयोग की स्थापना की जाए। यानी कि इसने कहा था कि एक स्थायी औद्योगिक श्रम आयोग स्थापित किया जाए। जैसे हमारे मतलब कि भारत में कौन कौन से आयोग हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग है, या फिर हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है, या फिर हमारा मानवाधिकार आयोग है। इसी प्रकार से बोला है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की भी स्थापना की जाए। तो ये मतलब कि किसने कहा था, यूपीएससी सीधे ही पूछ लेगा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने दी, या फिर यही पूछ लेगा कि प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की निम्नलिखित में से कौन कौन सी सिफारिशें हैं। उसमें 1 और 2 दोनों को मिला के पूछ लेगा, मतलब कि डायरेक्ट कैसे भी पूछ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग है उसने क्या कहा, स्थायी श्रम आयोग हो। उसके बाद में इसने एक और सिफारिश की कि विभिन्न राज्यों में जो है न्यूनतम मजदूरी क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। तो दूसरी इसने क्या सिफारिश की, भिन्न भिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी भिन्न भिन्न हो सकती है। और साथ ही साथ एक ही राज्य के कई अगर जोन है तो उनमें भी क्या है, न्यूनतम मजदूरी अलग अलग हो सकती है। और उसके बाद में इसने अगली सिफारिश कहा कि सामूहिक सौदेबाजी, यानी कि सामूहिक सौदेबाजी का इनको अधिकार होना चाहिए। उसके बाद में इसने अगला क्या सिफारिश की, जो पीएफ है, यानी कि पीएफ फंड जो होता है उसको 6.25% था उसको बढ़ा करके कितना कर देना चाहिए, 8% कर देना चाहिए। और उसके बाद में क्या है, जिनको जिनको मतलब कि 8% जहाँ पे ऑलरेडी है तो वहाँ पे क्या कर देना चाहिए, वहाँ पे 10% जो है पीएफ जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें इतना परसेंट कर देना चाहिए। और इसने एक और सिफारिश की कि जो कृषि है उसमें भी क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949 को लागू करना चाहिए। तो आपको इतना पता लग गया होगा हमारे राष्ट्रीय श्रम आयोग के बारे में, जो कि प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग है 1969 और पी.बी. गजेंद्र गडाकर के द्वारा स्थापित किया, मतलब कि उनकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। इसके बाद में आता हमारा क्या है, सेकेंड नेशनल लेबर जो हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि क्या नाम है इसका, आयोग, कमीशन। तो सेकंड नेशनल लेबर कमीशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई थी 2002 में। और इसका जो क्या है, मतलब कि एक तरीके से ये कानून मान लीजिए या फिर जो भी मतलब कि डेट दी है, 15 अक्टूबर 1999 को जो था इसका अधिनियमित किया गया था। तो इसमें क्या था, इसने क्या कहा था, इसने कहा था व्यापार संघ से संबंधित इसने बात की, क्या व्यापार संघ से संबंधित इसने बात की, फेडरेशन संघ से संबंधित जो फेडरेशन संघ के केंद्रीय संघ में समितियां हों,
उसके बाद में इसने क्या कहा था कि 300 से अगर अधिक श्रमिक किसी जो प्रबंधन या उद्योग है वहाँ अगर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो, चेक ऑफ प्रणाली अनिवार्य होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पे चेक होने की कुछ चेक ऑफ प्रणाली, आप इसको बस अभी इतना ही समझिए क्योंकि थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर। तो बस याद रखिए, बस इतना ही अगर पूछेगा कि चेक ऑफ प्रणाली अनिवार्य किसमें हुई थी, तो द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के तहत की गई थी। अब हमारा आता है अगला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कानून हमारा, या फिर जो हमारा लॉ है, क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो 1951 में आया था। उसके बाद में संशोधन 1952 में किया गया था, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं एक तरीके से, जिसका हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, किसका, ईपीएफओ, जिसका हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसी का अब जो हमारा कानून है। तो चलिए आगे कर लेते हैं। अभी पता नहीं अचानक से एकदम से पूरा वीडियो कट गया था, तो चलिए आगे कर लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया था, तो उसको शुरू करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। क्या है हमारा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1951 जो है, उस पर क्या 1952 में संशोधित किया गया था, जो कि जिसके बारे में हम लोग क्या है एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कानून है, इसके बारे में आपको हर एक बात पता होनी चाहिए, जो कि हम लोग बताने वाले हैं आगे टाइम आने पर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिनियम 1951 के तहत आया था, 1952 में संशोधन हुआ था। इसमें क्या कहा गया, कर्मचारी और वित्तीय मामले में, यानी कि कर्मचारी और वित्तीय मामलों के संदर्भ में जो ईपीएफओ संगठन है, वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए, ये ईपीएफओ संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, किसके मामले में, कर्मचारी और वित्तीय मामलों के मामले में। और उसके बाद में क्या है, सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है, ठीक है। और जो किस कर्मचारी, जो जो हमारा ईपीएफओ है, वो किस मंत्रालय के तहत आता है, जो हमारा श्रम श्रम एवं रोजगार जो मंत्रालय है, यानी कि लेबर मिनिस्ट्री है, इसके तहत काम करता है। तो जो हमारा भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन किसके तहत काम करता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मुख्य पॉइंट, मतलब कि 2 पॉइंट तो पता ही होने चाहिए कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है, और 1951 में आया था, 52 में संशोधन हुआ। और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है किसके मामले में, कर्मचारी और वित्तीय मामलों से संबंधित जो भी सामाजिक सुरक्षा संगठन होता है। और ये देखता क्या क्या है, ये देखता है भविष्य निधि, पेंशन, जीवन बीमा, सामाजिक सुरक्षा के संबंध में सारे के सारे प्रावधान होते हैं, या फिर जो भी योजनाएं होती हैं उन सभी को देखता है। उसके बाद में क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड योजना 1952 आई थी, यानी कि जो संशोधन हुआ था। तो इसमें संशोधन बस इतना किया गया था कि जो शिक्षा आए, शादी आए, या फिर बीमारी हो जाए, घर खरीदना पर क्या हो सकते हैं आप, प्रोविडेंट फंड है उसमें से आप आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रावधान इसमें जोड़ा गया था। उसके बाद में हमारी अगली आती है पेंशन योजना 1995, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम जो है 1995। इसमें क्या बताया गया हमारा, सुपर क्या लिखा है, सुपर एनुएशन, यानी कि सुपर एनुएशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा कर्मचारी जिसकी जो क्या हो सके, मतलब एक ऐसी उम्र आ जाए उसकी, यानी कि एक एज, ऐसी एज पर हो जिसमें क्या हो, जो कानूनों के तहत वो कार्य करने के लिए अयोग्य ना रहे, यानी कि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, या फिर सेवानिवृत्ति के टाइम पे जो होता है वो हो सकता है, हम इसे मान सकते हैं। यानी कि सुपर एनुएशन, सेवानिवृत्ति, विकलांगता, इसके बारे में हम लोग अभी आगे जो डेफिनेशन है उसके जरिए भी पढ़ेंगे। सेवानिवृत्ति, विकलांगता, उत्तरजीविता, विधवा, बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, श्रमिक लाभ होना चाहिए, यानी कि बच्चों के लिए क्या मासिक लाभ होगा, एक तरीके से मासिक पेंशन दी जाएगी, यही बात हो इसमें, मानसिक पेंशन योजना 1995। और दिव्यांगतों पर क्या है, न्यूनतम पेंशन, यानी कि जो दिव्यांग है उनको क्या न्यूनतम पेंशन एक दी जाएगी। तो आपको याद रखना, पेंशन योजना 1995 में आई थी हमारी। उसके बाद में हमारा अगला आता है एलाइड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगी हमारी, ई डी एल आई 1976 में आई थी हमारी। और इसमें क्या कहा गया था, मृत्यु के समय लाभ, यानी कि अगर कोई मृत्यु हो जाती है किसी कर्मचारी की, तो उसको लाभ होगा, कैसा लाभ होगा, उसकी मजदूरी का 20 गुना, यानी कि अंतिम जो मजदूरी हुई थी अंतिम वर्ष की, या अंतिम मंथ की, उसका 20 गुना, या फिर मैक्सिमम जीत कितना, 6 लाख तक उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, सीधे सीधे यहीं से पूछ लेगा कितने, मतलब कि मैक्सिमम कितना है और कितने गुना होगा। और लागू कहाँ पे होगी, लागू होगी जहाँ पर भी 20 श्रमिक या फिर उससे अधिक कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये लागू होगी। और बस थिएटर के मामले में क्या है, जहाँ पे थिएटर होगा वहाँ पे केवल अगर 5 श्रमिक भी मतलब कि काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लागू हो जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना, थिएटर के मामले में 5 है,
श्रमिकों के मामले में अगर 20 है अब कहीं पे भी। दूसरा कहाँ पे लागू हो जाएगी? जहाँ पर भी 15,000 से कम अगर किसी की सैलरी है, तो वहाँ पर भी हमारा क्या है, क्या कहते हैं, एलआई डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, एफआई, क्या बोला मैंने फिर से, एलआई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना 1976। और लागू कहाँ पे नहीं होगी? तो लागू हमारी कहाँ पे नहीं होगी? जो सहकारी समिति हैं जिसमें क्या 50 से अगर कम श्रमिक काम कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे लागू नहीं होगी। कहाँ पे नहीं लागू होगी? कोई भी सहकारी समिति जहाँ पे 50 से कम काम कर रहे हैं वहाँ पे नहीं लागू होगी। साथ ही साथ कोई भी नया जो हमारा संगठित स्थापन हुआ है, यानी कि कोई भी नया संगठन जो है स्थापित हुआ है और उसके 5 सालों के, यानी कि प्रथम 5 सालों पे भी ये कानून लागू नहीं होगा। और इससे लाभ क्या होगा? तो लाभ देख लेते हैं। इससे लाभ ये होगा कि अगर 80, इसकी धारा 80 सी है, वो कहती है कि जो प्रोविडेंट फंड है, यानी कि पीएफ फंड है, में निवेश होता है, निवेश पे जो ब्याज मिलता है वो कहीं न कहीं हमारी आय में आता है। आप जानते होंगे कि कोई भी बैंक खाता है उसमें अगर आपका जो ब्याज होता है वो हमारी आय के तहत गिना जाता है और उसपे आय मतलब कि जो कहते हैं कि आयकर भी लगता है, यानी कि इनकम टैक्स भी लगता है। परंतु अगर आपका पीएफ में कोई फंड पड़ा हुआ है, उस पे अगर आपको ब्याज मिलता है तो आप पे उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस क्या शर्त है? शर्त यही है कि वो क्या है, 5 साल से अधिक का होना चाहिए या फिर परिपक्वता अवधि उसकी हो गई हो। तो उस पे सरकार कोई भी ब्याज पर क्या है, उसकी ब्याज पर कोई कर नहीं लगेगा, कोई भी आयकर नहीं लगेगा। उसके बाद में आता है सेवानिवृत्ति क्या होगी? सेवानिवृत्ति कब मिलेगी? यानी कि एक तरीके से जो हमारा होता है पेंशन कब मिलती है? तो पेंशन हमें कब मिलती है? क्या बोला? अगर कोई व्यक्ति जो है 10 सालों से अधिक काम कर रहा है, यानी कि 10 सालों से अधिक अगर काम कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगी? पेंशन मिलना अनिवार्य है। या फिर क्या है, उसके बाद में अगला कहता है, अगर जो हमारा पीएफ का फंड है, यानी कि पीएफ फंड है जो प्रोविडेंट फंड है, उसमें से आप कब निकाल सकते हैं? अगर आपको 2 महीने तक नौकरी नहीं मिलती है, तो आप उसके पैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इसी के तहत सारे के सारे कानून हैं। उसके बाद में हमारा अगला कानून आता है व्यावसायिक संघ अधिनियम 1926, यानी कि यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं अभी। अभी हम लोगों ने क्या है, 2 से 3 कानून पढ़े हैं अभी। सारे के सारे जितने भी कानून हो सकते हैं, सारे के सारे कानून को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैंने क्या कर दिया, पेन को चेंज कर दिया ताकि आपको क्या पढ़ने में थोड़ी सी सुविधा रहे, क्योंकि एक ही पेन से लगातार पढ़ने से थोड़ा सा मतलब कि उबाऊपन हो जाता है और थोड़ा सा मतलब कि समझने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। तभी हम लोगों ने फिर से पेन चेंज कर दिया। अगला अगला क्या था हमारा, मैंने बताया कि व्यावसायिक संघ अधिनियम जो है हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसमें क्या कहा गया है, कोई भी हमारे जो भी व्यापार संघ होते हैं, यानी कि जो व्यावसायिक संघ होते हैं, वो पंजीकरण कैसे होगा? तो पंजीकरण होने के लिए क्या है, उनमें से कम 7 सदस्य या फिर 7 से अधिक सदस्य होने चाहिए और नियमों पर हस्ताक्षर करें, तो वो क्या कर सकते हैं, एक व्यावसायिक संघ गठित करा सकते हैं। और उसके बाद में क्या बोला है, 10% या फिर 100 कर्मकार जो हों, जो भी कम हो, यानी कि 10% हो या फिर 100, इनमें से जो भी कम होगा, उसमें क्या होगा, ट्रेड यूनियन के सदस्य होने चाहिए। और अगर उसमें उसके बाद में हमारा अगला आता है कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन है उसको अपना रजिस्ट्रेशन वापस लेना है, तो क्या कर सकता है, उसे 2 महीने पहले लिख के देना पड़ेगा कि वो रजिस्ट्रेशन अपना वापस लेना चाहता है। तो आपको यहाँ पे ये 3 कानून मतलब कि 3 रूल इसके याद होने चाहिए, जो हमारा व्यावसायिक संघ अधिनियम 1926 है। उसके बाद में क्या बोला गया है, ट्रेड यूनियन के अधिकार क्या होंगे? यानी कि आप जानते होंगे जो हमारा ट्रेड यूनियन होता है, ट्रेड यूनियन का मतलब कि आखिर क्यों गठित किया जाता है? तो ज़ाहिर-सी बात है, यानी कि जो भी हमारे यूनियन होते हैं, यानी कि जो भी हमारे श्रमिक होते हैं, उनको उनकी आवाज़ को एक तरीके से सामूहिक रूप से जो हमारे उद्योग होते हैं या फिर उनके मालिकों तक पहुँचाना और उनकी माँगों को पूरा कराना, उनके मतलब कि सुरक्षा प्रदान करना, उनके भविष्य को मतलब कि सुरक्षित रखना, श्रमिकों की क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो सीधी-सी बात बोला है, जो ट्रेड यूनियन होंगे, यानी कि जो कहते हैं कि ट्रेड यूनियन होंगे, जो भी हमारे श्रमिक या जो भी हमारे क्या व्यावसायिक संघ होंगे, उनके पास अधिकार क्या होंगे? तो उनके पास अधिकार होंगे माने कि यानी कि क्या होंगे, वो एक कॉर्पोरेट की तरह दर्जा मिलेगा, यानी कि वो क्या होंगे, एक कॉर्पोरेट की तरह उन्हें दर्जा दिया जाएगा। उनके पास अपनी एक कॉमन सील होगी, यानी कि उनके पास क्या होगी, अपना एक मोहर होगी। और उसके बाद में क्या है, वो संपत्ति हासिल करने का उनके पास अधिकार होगा, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, संपत्ति को भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, वो कोई भी अनुबंध, यानी कि कोई भी हमारा मतलब कि ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई मुकदमा दायर कर सकते हैं, मुकदमा उनके ऊपर चलाया भी जा सकता है और वो किसी व्यक्ति के ऊपर भी मुकदमा कर सकते हैं।
उनके ऊपर सिविल सूट भी होती है और आपराधिक कार्रवाई भी कर सकते हैं और उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई भी चलाई जा सकती है। मतलब एक तरीके से कहीं न कहीं एक व्यक्ति की तरह थोड़ा मतलब कि अधिकार दे दिए जाते हैं, मतलब कि सारे के सारे नहीं, परंतु कहीं न कहीं एक व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार होते हैं। उनमें से अधिकार एक तरीके से ट्रेड यूनियन को भी दे दिए जाते हैं। या जो हमारी कंपनी होती है, उसको भी लगभग इसी प्रकार के अधिकार दे दिए जाते हैं। उसके बाद में होता है हमारा असंगठित क्षेत्र है। तो असंगठित क्षेत्र में क्या होना चाहिए? 50% जो हैं उद्योग में कार्यरत हों। कौन है? उसके पदाधिकारी जो हैं, वो क्या हों? 50% जो हैं उद्योग में कार्यरत होने चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा अन्य के संदर्भ में क्या होगा? अगर 1/3 सदस्य हों, तो भी वो क्या होगा? हमारा ट्रेड यूनियन माना जाएगा। ट्रेड यूनियन के लिए डेफिनेशन है कुछ कि उनमें कौन-कौन से सदस्य उसमें शामिल हो सकते हैं। तो अगर माइनर के लिए क्या होगी जी? माइनर के लिए होगी 15 वर्ष से अगर कम का कोई व्यक्ति है, मतलब कि 15 वर्ष तक का अगर कोई व्यक्ति है, 15 कम नहीं 15 वर्ष तक, तो 15 वर्ष तक अगर कोई सदस्य है, तो माइनर सदस्य के रूप में उसको काउंट किया जाएगा। परंतु अगर आपको कोई पदाधिकारी बनना है वहाँ पे, तो आपको मिनिमम 18 एज चाहिए ही चाहिए होगी। यानी कि केवल सदस्य बनने के लिए आपके पास न्यूनतम उम्र 15 साल होनी चाहिए। कोई भी अधिकारी बनने के लिए 18 साल तक आप होना चाहिए। क्योंकि कोई भी ट्रेड यूनियन होता है उसमें बहुत सारी हायरार्कीज़ होती हैं। कोई अध्यक्ष होता है, कोई उपाध्यक्ष होता है, किसी के ऊपर कोई और ज़िम्मा होता है। तो सीधी-सी बात है, अगर आपको कोई पदाधिकारी बनना है, तो आपको क्या होना चाहिए? 18 साल का होना चाहिए। अगर आपको उसका बस सदस्य बनना है, तो केवल 15 साल भी उम्र चल जाएगी। उसके बाद में आता है कोई 2 ट्रेड यूनियन है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, एक ये ट्रेड यूनियन है, एक ये ट्रेड यूनियन है। दोनों आपस में मिलकर के एक सीधा सादा-सादा मतलब कि एक आपस में ट्रेड यूनियन बना रहे हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी एक कानून है कि जो हमारा ट्रेड यूनियन 1926 है, यानी कि ट्रेड यूनियन 1926 है, हाँ ठीक है। इसमें कहा गया था कि अगर 2 ट्रेड यूनियन संयोजन करना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए? दोनों संयोजनों यानी कि दोनों ट्रेड यूनियन के लगभग 50% जो श्रमिक हैं, वो क्या करें? आपस में सहमति करें। यानी कि जितने भी 50% श्रमिक हैं जो, उनका वोट होना चाहिए। यानी कि 50% श्रमिक या फिर जो सदस्य हैं। श्रमिक ना कह करके हम लोग सदस्य कहेंगे, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं कि श्रमिक ही हों, सदस्य होंगे। तो क्या होंगे? जो भी 50% सदस्य होंगे, वो अपनी सहमति दें। और दोनों जो सदस्य हैं, मतलब कि दोनों संगठनों के जो सदस्य हैं, उनका टोटल 60%। तो आपको बात समझ में आई? क्या? मतलब कि 50-50% दोनों का अलग-अलग, यानी कि 1/2 1/2 दोनों का अलग-अलग होगा। परंतु दोनों का अगर एक साथ लें, तो क्या होना चाहिए? टोटल 60% सदस्य जो हैं, वोटिंग कर दें। तभी दोनों ट्रेड यूनियन क्या होंगे? एक में गठित हो जाएँगे। जी, आपको बात कन्फर्म पता होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। उसके बाद में आता है हमारा ट्रेड यूनियन का नाम कैसे परिवर्तित होगा? तो ट्रेड यूनियन का नाम परिवर्तित होने के लिए आपके पास 2/3 वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ट्रेड यूनियन अगर संयोजन चाहते हैं, तो दोनों के आधे-आधे यानी कि दोनों के 50-50% होने चाहिए और कुल सदस्यों का 60% होना चाहिए। नाम परिवर्तन चाहता है, तो 2/3 से काम चलेगा। उसके बाद में हमारा था अगला कानून, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये भी हमारा, मज़दूरी भुगतान अधिनियम 1936। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रेड यूनियन 1926 था। ये हमारा क्या है? मज़दूरी भुगतान अधिनियम 1936 है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि मज़दूरी की अवधि कैसे मतलब कि दी जाएगी, मज़दूरी की अवधि कैसे निर्धारित की जाएगी। बताया गया है कि अगर कोई भी जैसे कि कहते हैं कि उद्योग है या फिर कोई भी संगठन है, वहाँ पे अगर 100 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है? 100 नहीं है क्या, 1000। अगर वहाँ पे 1000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? मज़दूरी की अवधि क्या होगी? 7 दिनों के अंदर जो होगी भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो मज़दूरी अवधि के समाप्ति के बाद उनकी मज़दूरी क्या है? 7 दिनों के अंदर-अंदर दे देनी होगी। तो ये हमारा कहता है मज़दूरी भुगतान अधिनियम 1936। और दूसरा क्या कहता है? अगर 1000 या 1000 से कम है तब ये लागू होगा। अगर 1000 से ज़्यादा है तब क्या लागू होगा? आपको 10 दिन के अंदर देनी पड़ेगी। यानी कि बिलो 1000 है, तो आपको क्या है 7 डेज़ के अंदर सेटलमेंट कर देना चाहिए। उसके अलावा अन्य के मामले में क्या है? आपको 10 दिन के अंदर सेटलमेंट करने का प्रावधान है। और उसके बाद में क्या है? अगर नियोक्ता द्वारा काम खत्म किया जा रहा है, यानी कि जैसे कि कर्मचारी अगर खुद छोड़ के जा रहा है, तो अलग बात है। अगर नियोक्ता जो है, यानी कि जिसने उसको नियोजित किया है, वही उसको नौकरी से निकाल रहा है या फिर उसको मना कर रहा है, तो उसको बस जो कार्य दिवस है उसके 2 दिनों के अंदर, यानी कि कार्य समाप्ति के
2 दिनों के अंदर अंदर उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट बनेगा, बस यही। उसके बाद में आता है हमारे जुर्माना। जुर्माना आप कैसे लग सकते हैं, क्योंकि मजदूरी भुगतान अधिनियम है, उसमें जुर्माना से रिलेटेड भी मतलब कि आपको पूछा जाएगा। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत जुर्माना जो है उसकी जो भी इनकम है, इनकम का 50% से अधिक तो आप जुर्माना लगा ही नहीं सकते। और क्या बताया मैंने, एक मिनट, मैंने गलत बोल दिया, मैंने कुछ और बोल दिया, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। 50% है वो कुछ और के बारे में है, वो आगे आएगा कानून तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा बिना पढ़ा ही बोल दिया था। तो क्या बोला मैंने, जुर्माना कैसे लगाया जा सकता है। तो जुर्माना कुल 3% से अधिक नहीं लगाया जाएगा, यानी कि उसकी जितनी भी आय है उसका 3% से अधिक उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। क्या बोला है, कुल वेतन के 3% से अधिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। और अगर कोई बच्चा जो है 15 साल से कम का है तो उस पे क्या होगा, जुर्माना बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यानी कोई बच्चा है, मतलब कि एडोलसेंट है, अगर वो 15 साल, मतलब कि आप जानते हो एडोलसेंट के लिए मतलब कि डेफिनेशन है 15 से 18, तो यानी कि कोई भी अगर 15 साल से कम का नीचे का श्रमिक है तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। साथ ही साथ क्या बोला गया है, जुर्माना जो है किस्तों में नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आप किस्त चला रहे हो उसके ऊपर, तो जुर्माना किस्तों पे भी नहीं लगेगा। उसके बाद में कोई भी जुर्माना अगर 90 दिनों से अधिक का हो सकता है तो उस पर भी कोई जुर्माना नहीं लगेगा। सारा मतलब कि जुर्माना जो है ख़त्म हो चुका होगा, अगर उसकी डेट क्या है 90 दिनों से ज़्यादा हो गई है। मुझे इसको चेक करना पड़ेगा डाटा को, मुझे शायद कुछ प्रॉब्लम लग रही है इस डाटा में। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। तो बिल्कुल सही है, यानी कि उसकी जो कुल वेतन होगा उसका 3% से अधिक नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे दिमाग में एक बार 50% आया, मुझे लगा शायद ऐसा तो नहीं कहीं गलत हो गया होगा, तो मैंने एक बार चेक कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, जुर्माना कितना नहीं लगेगा, उसके कुल वेतन से 3% से अधिक नहीं लगेगा। अगर कोई बच्चा है यानी कि 15 साल से कम उम्र का है उस पर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नुकसान कर दे। उसके बाद में क्या है, किस्तों में जुर्माना नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई भी जुर्माना या फिर कोई भी हमारा कई जुर्माना है 90 दिनों से अधिक हो चुका है तो पूरा क्या वो खत्म हो जाएगा अपने आप से। अगला आता हमारा क्या, मजदूरी भुगतान संशोधन अधिनियम 2017। तो यानी कि जो हमारा मजदूरी भुगतान अधिनियम 1923 था, 36 था, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 था। इसमें संशोधन किया गया मजदूरी भुगतान संशोधन अधिनियम 2013। 1936 में ही संशोधन किया गया 2017 में। मैंने शायद 13 बोल दिया होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिए। कभी कभी होता है कि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो जो लिखा है आप उसको ही भरोसा कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है, इसमें कब संशोधन किया गया था, 2017 में जो संशोधन किया गया था। तो इसमें क्या संशोधन किया गया था, तो इसमें संशोधन किया गया था कि पहले जो था कि मतलब कि अगर आपको बता दूं, जो 1936 वाला कानून है इसमें सब कुछ वही है, बस इसमें प्रावधान ये था कि जो भुगतान होगा वो किस में होगा, सिक्कों में, करेंसी में, नोट में हो सकता है। और अगर आपको क्या है, उसके बाद में अगर आपको चेक में करना है और बैंक खाते में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मतलब कि जो भी कहते हैं कि समुचित सरकार है उससे आपको लिखित सिफा मतलब कि एक तरीके से लिखित परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसे क्या 2017 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि बिना अनुमति के भी आप भुगतान किस में कर सकते हैं, सिक्कों में, करेंसी में, नोट में, चेक में, बैंक खातों में, बिना अनुमति के पहले पहले क्या था, लिखित अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो आपको ये याद रखना है कि 1936 में संशोधन 2017 में किया गया, वो क्या किया गया था। उसके बाद में आता है हमारा क्या, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कानून है, कि मतलब कि एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से ही मिल जाएगा। तो न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948 में क्या कहा गया है, इसमें बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं। सारी की सारी परिभाषाएं मतलब कि एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको किशोर यानी कि एडोलसेंट किसे कहते हैं, 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को क्या कहते हैं, एडोलसेंट कहते हैं। तो फिर एडल्ट किसे कहते हैं, यानी कि वयस्क किसे कहते हैं, जो भी 18 वर्ष से अधिक का हो गया उसे कहेंगे वयस्क। मजदूर में क्या होगा, मजदूर में जितने भी हों सशस्त्र बल के जितने भी मतलब कि श्रमिक मतलब कि जो मजदूर है, श्रमिक में कौन नहीं आएगा, हमारे जो सशस्त्र बल के जितने भी हमारे सिपाही हैं, जितने भी सैनिक हैं, वो सारे के सारे क्या हमारे मजदूर में काउंट नहीं किए जाते हैं। तो ये किसका तहत है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का तहत है, उसमें शामिल नहीं होते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में सशस्त्र बल के सारे जो भी हमारे
फ़ोर्स के जवान हैं वो केस में नहीं शामिल होते हैं। न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948 में शामिल नहीं होता है। इसको मैंने 2 से 3 बार इसलिए बोला, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आ सकता है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में क्या होता है, सरकार क्या होगी? तो सरकार होगी रेलवे, खाद्यान्न, तेल क्षेत्र, बंदरगाह, केंद्रीय निगम में क्या होगा? केंद्र सरकार होगी। यानी कि इस इन जितने बात मैंने नाम अभी बोले, इन सब के संदर्भ में क्या होगी? हमारी जो केंद्र सरकार होगी वो क्या होगी? सरकार के रूप में मानी जाएगी। और अन्य के मामले में जो राज्य सरकार होगी वो सारे के सारे काम देखेगी। उसके बाद में आता है राज्य में। तो इसमें बताया गया है कि राज्य जो है उसमें न्यूनतम मजदूरी जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, साथ ही साथ एक ही राज्य के अलग अलग जोनों में भी अलग अलग हो सकती है, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात की थी। तो ये हमारा किसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत ही बताया गया है। और उसके बाद में एक और बात बताई गई कि न्यूनतम मजदूरी जो है यानी कि मजदूरी का भुगतान जो होगा केवल और केवल नकद होगा, कोई वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने उससे काम करवा लिया, उसके बदले आपने कह दिया कि आप ऐसा सामान ले लीजिए, या फिर आपका मतलब कि जो ब्याज बकाया है तो आप इसके बदले मुझे काम कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको उसको नकद में पैसे मतलब कि पैसे में आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में क्या कहा गया? कार्य के घंटे आपको क्या है, सप्ताह में एक छुट्टी देनी ही पड़ेगी। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देनी ही पड़ेगी। और आप सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करा सकते। कारखाना अधिनियम 1948 क्या कहता है? तो कारखाना अधिनियम 1948 कहता है कि कारखाना किसे कहेंगे? इंडस्ट्री किसे कहेंगे? कारखाना किसे कहेंगे? तो कारखाना उसे कहेंगे जहाँ पर भी 10 श्रमिक कार्य कर रहे हैं अगर बिजली की मदद से, और 20 श्रमिक कार्य कर रहे हैं बिना बिजली की मदद से। यानी कि जहाँ पे बिना बिजली की मदद से कार्य हो रहा है और 20 श्रमिक कार्य कर रहे हैं, साल के किसी भी दिन, भले एक ही दिन काम किया हो, तो वो क्या होगा? हमारा कारखाने के तहत माना जाएगा। और अगर 10 श्रमिक कार्य कर रहे हैं वो भी बिजली के साथ में, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तब भी कारखाना कहा जाएगा। समझ में आई दो बात? मतलब कि एक तो बात ये है कि अगर 10 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और बिजली का यूज़ कर रहे हैं तो कारखाना मान लिया जाएगा। अगर बिजली का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो 10 श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। तब उसके लिए क्या होगा? तब 20 श्रमिकों को होना चाहिए। और ये डेफिनीशन मतलब कि कब लागू होगी? अगर साल में एक बार भी ऐसा हो गया तो ये डेफिनीशन मतलब कि जो परिभाषा उस पर लागू हो जाएगी, और फिर वो हमेशा के लिए लागू रहेगी। ऐसा नहीं कि उसके बाद में अगर बंद हो गया तो नहीं लागू होगी। और कारखाना अधिनियम 1948 में ही क्या 2020 में संशोधन हुआ। उसके बाद में इसमें कर दिया गया था कि जो बिजली है इसकी मदद से अगर 20 श्रमिक कार्य कर रहे हैं तब कारखाने में माने जाएंगे, और बिना बिजली के 40 श्रमिक अगर कार्य कर रहे हैं तब कारखाना मानेंगे। अगला आता हमारा क्या है? बोनस संदाय अधिनियम 1965। तो अगला कानून हमारा आता है बोनस संदाय अधिनियम 1965। इसमें क्या बताया गया? कंपनी के लाभ के आधार पर श्रमिकों को जो हिस्सा दिया जाता है, यानी कि कंपनी को कोई लाभ होता है तो उसके बदले कंपनी क्या कर देती है? श्रमिकों को उस पर मतलब कि एक तरीके से बोनस देती है। बोनस का मतलब उसकी सैलरी से एक्स्ट्रा रुपए देना। जैसे कि कंपनी को इस बार मान लिया 1 लाख करोड़ का अगर मतलब कि कहते हैं कि उसका प्रॉफिट हुआ, तो कहीं ना कहीं कंपनी खुश होगी कि उसके कर्मचारी उससे बेहतर काम करें, मतलब कि उससे जितना काम किया उससे और बेहतर काम करें, तो उनको कहीं ना कहीं गिफ्ट देने का मन होगा। तो गिफ्ट का मतलब उनको क्या है? बोनस दे दिया जाएगा। तो इसे ही कहते हैं मतलब कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत इसको परिभाषित किया गया। तो बोनस हो गया, ठीक है। और इसके बारे में क्या बात है इसको देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि बोनस से भी क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट हमको यहीं से मिल जाएगा। चलिए एक बार फिर से पेन चेंज कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आपको ईजी रहे। तो इसमें क्या आ गया हमारा? बोनस संदाय अधिनियम 1965 में बताया गया कंपनी के लाभ के आधार, ठीक है। और ये कहाँ पे लागू है? पूरे भारत में लागू है। इसके लिए भी क्या है? 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं और कभी भी एक साल में अगर करते हैं तो ये उस पर लागू हो जाएगा। और हकदार कौन होगा? अगर कोई भी श्रमिक ने पूरे एक साल में 30 दिन भी काम कर लिया तो उसके ऊपर जो क्या होगा? बोनस संदाय अधिनियम 1965 लागू हो जाएगा। यानी कि वो क्या है? बोनस का हकदार हो जाएगा अगर उसने 30 दिनों तक कार्य किया है। यहाँ पे मैंने शायद वर्ष बोल दिया, तो वर्ष नहीं, अगर उसने पिछले 30 दिनों तक कार्य किया है तो वो क्या होगा? बोनस का हकदार होगा। और अयोग्य कब होगा? अयोग्य तब होगा मान लिया उसने धोखाधड़ी कर दी, कोई चोरी की है, हिंसा की है,
तो उस पे क्या होगा, ये लागू नहीं होगा, यानी कि उसको कोई बोनस का अधिकार नहीं रहेगा। और उसके बाद में बोनस का मतलब कि परसेंटेज कितना रहेगा, तो उसको न्यूनतम क्या 8%, 8.33% तो देना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम कितना जा सकते हो, 20 तक जा सकते हो, यानी कि 8.33% से लेकर के मैक्सिमम 20% तक आप उसको बोनस दे सकते हो। और लेखा वर्ष का मतलब है कि समय सीमा कब होगी, यानी कि लेखा वर्ष के अंतिम दिन है उसके 8 महीनों के अंदर अंदर उसको भुगतान देना होगा। अगला हमारा आता है द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, यानी कि उपदान संदाय अधिनियम 1972। इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वो सारे के सारे कानून आप मान के चलिए कि हर एक कानून ऐसा कानून है, और मैंने हर एक पॉइंट केवल ऐसा पॉइंट ही लिखा है जो एग्जाम में आपको मतलब कि कहते हैं बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट आपको डायरेक्ट एग्जाम में ही मिल जाएगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी ऐसा पॉइंट चल रहा है कि जो मतलब कि कहते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मैंने हर एक पॉइंट को केवल तभी लिखा है जब वो एग्ज़ाम में आने लायक हो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी पॉइंट लिख दिया है। और आपको ये दिख रहा होगा कि 11 पेज का जो पूरा पीडीएफ बना हुआ है, और ये 11 पेज नहीं है, ये लगभग 100 से 200 पेजों का मटेरियल जो है आपको केवल एक सिंगल वीडियो में दिया जा रहा है। तो आप लोग इसकी बस क्या कीजिएगा, वैल्यू कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग उस आधा पूरा मतलब कि आधा अधूरा देख के छोड़ गए और फिर आपने कुछ भी नहीं किया। तो बस आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है, और आगे आप लोग सुझाव भी दीजिएगा। तो हमारा क्या है, जो उपदान संधाय अधिनियम 1972 है, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 है। इसमें क्या है, वैसे तो परिभाषा नहीं की गई मतलब कि ग्रेजुटी क्या होगी, परंतु क्या होती है कि अगर सेवानिवृत्ति होता है कोई, तो सेवानिवृत्ति के समय यानी कि जो मतलब कि रिटायर होता है, तो रिटायर के समय उसे एक मुश्त जो राशि मिलती है उसे हम कहते हैं ग्रेजुटी, उपदान कहते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा भी, सुना भी होगा और देखा भी होगा कि कोई अगर रिटायर होता है तो उसको बहुत सारा रुपया मिलता है। तो सीधी सी बात यही वो रुपया है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ग्रेजुटी। और इसके बाद मतलब हमारा सुपर एनुएशन क्या होता है, क्या बोला मैंने, सुपर एनुएशन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट पहले बात भी की थी। तो सुपर एनुएशन का मतलब होता है कर्मचारी का उस आयु का हो जाना जो नियम के अनुसार कार्य छोड़ देना होगा, यानी कि उसकी आयु अधिक हो गई है, अब वो कार्य करने के लिए उस नियम के तहत नहीं आता। जैसे कि अगर कोई निकाय है वहाँ पे 60% तक 60 वर्ष तक आप काम कर सकते हैं, तो अगर आपकी आयु 61 हो गई है तो आयु को मतलब 61 का मतलब आप उसमें आप काम नहीं करेंगे। और जो हमारा जो ग्रेजुटी एक्ट जो है कब लागू रहेगा, 1972 का ग्रेजुटी एक्ट कब तक लागू रहेगा, अगर किसी ने निरंतर 5 वर्ष तक काम किया है तब लागू होगा। उसके बाद में क्या, सुपर एनुएशन यानी कि अधिवर्षिता हो गया है तब लागू होगा। इसको ही हिंदी में कहते हैं अधिवर्षिता। सेवानिवृत्त हुआ यानी कि रिटायर हुआ तब लागू होगा। त्यागपत्र उसने दे दिया है, अगर 5 साल तक उसने काम किया है तब भी लागू होगा। दुर्घटना के समय भी लागू होगा। बस दुर्घटना के समय में ऐसा होगा कि अगर उसने 5 साल काम भी नहीं किया फिर भी उसे क्या है, लाभ मिलेगा। यानी कि जो सीमा 5 साल की है वो दुर्घटना के समय पे लागू नहीं होगी, भले उसने 2 साल पहले से मान ली काम करना चालू किया और 2 साल बाद ही अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया तब भी उस पर क्या है, लागू रहेगा। मतलब कि उसको तब भी क्या मिलेगी, जो ग्रेजुटी होगी उसे मिलेगी। उसके बाद में क्या है, कब लागू नहीं होगा, लागू कब नहीं होगा, अगर उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि कोई गलत काम करता है तो बर्खास्त होगा, तब लागू नहीं होगा। और उसके बाद में इसके परसेंटेज कितना तय होगा, मतलब कि कब मिलेगा, अंतिम आय का 15 दिनों का, अंतिम आय जो थी उसके 15 दिनों का उसे प्रतिवर्ष मिलेगा। और दैनिक के मामले में 3 महीनों का, और मौसम के मामले में 7 दिनों का। अगर मौसमी कोई कार्य है और मौसमी का है उस कार्य है उससे आय मिलती है तो आपको क्या है, 7 दिनों का औसत देखना पड़ेगा उन मौसम के पीक टाइम में। उसके बाद में 1972 का जो हमारा द ग्रेजुटी पेमेंट जो हमारा कानून है, यानी कि द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 है, इसे 1972 को 2018 में संशोधन भी किया गया। तो 2018 में क्या संशोधन किया गया था, तो 2018 में संशोधन किया गया था कि जो 10 लाख मैक्सिमम आई थी, यानी कि पहले हमारा जो ग्रेजुटी मिलती थी मैक्सिमम 10 लाख थी, अभी बढ़ा के कितनी कर दी गई, मैक्सिमम 20 लाख। और आप लोग इसको पीवाईक्यू को उठा के देख लीजिएगा, आपको डायरेक्ट यही पूछा गया है कि मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, वहाँ पे बस 20 लाख अगर आपको पता है तो आप 2.5 नंबर ले जाते हैं। अगला आता है हमारा कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923, यानी कि कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट जो हमारा है। कंपनसेशन का मतलब होता है अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी
एक्सीडेंट हो जाता है कर्मचारी का, तो उसको मतलब कि एक तरीके से प्रतिकार का मतलब कंपनसेशन दिया जाएगा। तो भाई ये होता है हमारा कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923। प्रतिकार या मुआवजा का प्रावधान करता है। और जो हमारा कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 है, ये किस पे नहीं लागू होता? जो सशस्त्र बल के जो मतलब कि सैनिक हैं उन पे लागू नहीं होता। आप कहेंगे वो तो मतलब कि देश के इतने होनहार और मतलब कि नौजवान हैं और जो देश की रक्षा कर रहे हैं उस पे क्यों नहीं लागू होगा? तो वो उन पे इसलिए नहीं लागू होगा क्योंकि उसके लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल प्रावधान लगा रखे हैं और उनके लिए मतलब कि स्पेशल फैसिलिटी है, तो उनके लिए वो अलग रहेगा। क्योंकि उनको क्या है, एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनके लिए स्पेशल बल्कि प्रोविज़न होंगे। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 क्या है? खान, कारखाना, परिवहन, प्रतिष्ठान, निर्माण, रेलवे, जहाज, सर्कस पर लागू है। तो किस पे लागू है आप लोगों ने देख लिया। लागू कब होगा? अगर मृत्यु हो जाती है तो 1,20,000 मिलेंगे। दिव्यांगता अगर होती है कोई या फिर कहते हैं कि परमानेंट अगर दिव्यांग होता है तब भी 1,40,000 मिलेंगे। और उसमें क्या होगा, अगर कोई भी श्रमिक है उसको अगर कोई भी चोटिल होता है यानी कि कोई भी चोट लगती है, घायल होता है, वो अगर 3 दिनों तक काम पे नहीं आ जाता है, मतलब कि 3 दिनों तक काम पे नहीं आ पाता है, तब भी क्या है, उसको जो है उसका लाभ मिलेगा यानी कि उसको कंपनसेशन मिलेगा। और ये लागू होगा, ठीक है। उसके बाद में कार्य समिति कब गठित की जाएगी? इसके तहत ही इसके तहत ही एक कार्य समिति गठित की जाएगी अगर 100 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं उसमें तो। और श्रमनालय क्या होगा? श्रमनालय कब गठित किया जाएगा? इसके तहत ही हमारा श्रमनालय भी गठित होता है। श्रमनालय के लिए जो भी मतलब कि कहते हैं कि जो भी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब कि श्रमनालय का जो न्यायाधीश होगा, उसके लिए मतलब कि एक कहते हैं कि वो कौन हो सकता है? तो कौन हो सकता है उसके लिए? हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा होगा, यानी कि श्रमनालय का न्यायाधीश कौन बन सकता है? तो उसके लिए क्या वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, या फिर 3 साल तक कोई जिला न्यायाधीश रहा हो, या फिर कोई 7 सालों तक न्याय के पद पे अधिकारी रहा हो, तो वो श्रम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। अगला कानून आता है हमारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम 1948। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। जैसे कि हमारा क्या है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है। ये क्या प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है कि कोई भी बीमारी आ जाए, प्रसूति सहायता देनी पड़े, नियोजन की क्षति हो जाए, तो उसमें क्या करेगी कि जो कंपनी होगी वो सहायता करेगी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो बीमार हो गया, तो उसकी क्या है, कंपनी जो है वो कहीं न कहीं कर्मचारी राज्य बीमा यानी कि जो जिस कंपनी में काम कर रहा है वही उसका बीमा कर देगा उसके स्वास्थ्य का या फिर कोई भी और बीमारी का, या फिर जैसे कि प्रसूति की सहायता का, या फिर नियोजन की क्षति यानी कि कोई कारोबार ठप हो जाए तब। और समुचित सरकार का मतलब वही होगा, केंद्र और स्टेट, यानी कि अपने-अपने क्षेत्रों में अपने-अपने लोग। प्रसव अवस्था क्या है? यानी कि जो मैंने बताया आपको बताया प्रसूति सहायता, यानी कि प्रसव अवस्था का मतलब अगर कोई महिला गर्भावस्था है या फिर वो कोई कहते हैं कि अबॉर्शन हो गया है, तो उसको क्या 26 सप्ताहों तक की लीव मिल सकती है। कारखाना किसके तहत होगा? इसके तहत कारखाना होगा 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, तो ये उस पे लागू हो जाएगा। और ये क्या है, रेल इंजन जो शेड होते हैं उस पे लागू नहीं होता है, और खान जो होते हैं, खानों पे लागू नहीं होता है। उसके बाद में हमारा अगला आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। आपने नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण जमा रहा है। इसमें क्या बताया गया? ये जो हमारा है महिला रोजगार है उनकी मतलब महिला रोजगारों के लिए रक्षा करता है। और जो हमारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है, इसके क्या है 2017 में संशोधन किया गया था। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1961 वाले के प्रावधान पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे कि 2017 में क्या संशोधन हुआ है। तो 1961 में बताया गया कि प्रत्येक 10 श्रमिक वाले जो संस्थान होंगे वहाँ पे लागू होगा, जो भी कारखाने होंगे वहाँ पे लागू होगा। गर्भपात हो जाए, गर्भावस्था हो, तो पहले क्या था, पहले जो था 24 हफ्ते था, परंतु क्या मतलब कि 26 हफ्ते तक की आप जो है लीव ले सकते हैं, पेड वो क्या कहते हैं पेड लीव मिलेगी। और ये कानून कब लागू होता है? जब अगर कोई भी महिला जो है मिनिमम क्या है 80 दिनों तक जो है 80 दिनों के पहले काम किया हो, यानी कि कोई भी संस्थान हो, कोई भी उद्योग हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे अगर महिला ने किसी साल भी यानी कि 1 साल के अंदर 80 दिनों तक मिनिमम काम किया है,
तो उसको क्या है गर्भावस्था के दौरान पेड लीव मिल जाएगी, वो भी कितने दिनों के लिए 26 सप्ताहों के लिए। कोई कटौती नहीं होगी उसकी मतलब की जो आय है उसमें। गर्भपात के तुरंत क्या है 6 वीक यानी कि 6 वीक तक कोई भी नियोजन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर उसका गर्भपात होता तो उसको 6 महीनों तक कोई भी नियोजन नहीं किया जाएगा। तो मैंने अभी जस्ट आपको बता ही दिया, अगर उसने 80 दिनों तक काम किया है तो क्या होगी, वो 26 सप्ताह तक लीव ले सकती है। फर्स्ट टाइम में 26 हफ्ते है, और वो भी क्या 8 हफ्ते पहले ही वो लीव ले सकती है। यानी कि टोटल उसको 26 सप्ताह मिलेंगे, यानी कि टोटल वो 26 सप्ताह की लीव ले सकती है। परंतु वो मतलब कि गर्भाधान से जस्ट 8 हफ्ते पहले भी लीव ले सकती है। उसके बाद में अगर सेकंड टाइम होता है, यानी कि फर्स्ट जो चाइल्ड होता है उसके बाद में जो सेकंड चाइल्ड होता है, उसके मामले में क्या है 12 सप्ताह की लीव ले सकती है। परंतु वो क्या होगा, अगर उसको पहले ही लीव लेनी है तो 6 सप्ताह की लीव पहले से ले सकती है, 6 सप्ताह पहले से लीव ले सकती है। और उसके बाद में मैंने क्या बताया है, अगर किसी संस्थान है उसमें अगर 50 श्रमिक काम कर रहे हैं तब क्या होगा, अगर 50 श्रमिक काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, क्रेज की व्यवस्था भी होगी। यानी कि क्रेज जो होता है हमारा, क्रेज की व्यवस्था भी की जाएगी अगर कोई संस्थान में 50 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। और वो क्रेज जो होगा, क्रेज का मतलब होता है ऐसा मतलब कि एक तरीके से जहाँ पे बच्चों को संभालने या फिर उनके देखभाल की व्यवस्था होगी, उसे हम क्रेज कहते हैं। क्योंकि जैसे कि कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, तो महिलाओं के साथ में अगर बच्चे भी होंगे तो उनकी देखभाल कहाँ पे होगी, क्योंकि वो तो काम करेंगे। तो उसके लिए क्रेच व्यवस्था होती है। वो केवल 500 मीटर की दूरी पर ही होना चाहिए, और वहाँ पे वो क्या दिन में 4 बार जा सकती हैं, यानी कि काम के दौरान वो 4 बार वहाँ पे देखने जा सकती हैं कि उनका बच्चा सही है, सही सलामत है, कहीं मतलब कि रो तो नहीं रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसे। और साथ ही साथ क्या है, उसको 3,000 का बोनस भी दिया जाता था पहले, अभी शायद 3500 हो चुका है। तो यहाँ पे आप 3500 ध्यान रखिएगा, शायद 3,000 मैंने लिखा है, फिर भी आप 3,000 या 3500 पे ध्यान रखिए। उसके बाद में मजदूरी संहिता अधिनियम 2019। तो अभी हमारे क्या पुराने कानून जितने भी थे वो सारे हमने पढ़ लिए। अब हमारा आता है एक कानून जो है मजदूरी संहिता अधिनियम 2019। इसमें क्या मुख्य रूप से जितने भी हमारे हैं मिनिमम वेज एक्ट यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है, इसके प्रावधान में आ जाता है। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 जो कि हमने अभी पढ़ा जस्ट, उसके भी प्रावधान आ जाता है। बोनस संदाय अधिनियम 1965 है, उसके भी प्रावधान आ जाता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है, उसके भी सारे कानून इसमें आ जाते हैं। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग मजदूरी होगी, जो कि श्रमिक संहिता अधिनियम 2019 कहता है। और क्या कहता है श्रमिक संहिता 2019, श्रमिक संहिता 2000 अधिनियम 2019 क्या कहता है, और ओवर टाइम में क्या होगा 2x मजदूरी होगी। यानी कि अगर ओवर टाइम कराते हो आप तो मिनिमम 2 गुनी मजदूरी आपको देनी पड़ेगी। जुर्माना आपको कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम 10% से अधिक नहीं लगाएंगे। देख रहा हूँ मैंने यही बात बता रहा था मैं आपको, यही मेरे दिमाग में बार बार मतलब कि कहीं ना कहीं क्लिक कर रही थी। अब देख रहे होंगे यहीं पे आ गया कि जो जुर्माना होगा वो मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 है, वो कहते हैं कि जुर्माना मैक्सिमम 50% से अधिक नहीं लगेगा। और इससे पहले क्या था, वो एक कानून था उसमें क्या था 3% था, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है 50%, ठीक है। बोनस कितना दिया जाएगा, बोनस तो उतना ही जितना हमने पढ़ा था जस्ट, 8.33 मिनिमम और मैक्सिमम 20%। और उसके बाद में क्या 100, यानी कि मिनिमम कितना देना पड़ेगा 8%, 8.33% या फिर 100 जो भी ज़्यादा हो। यानी कि मिनिमम आपको 100 तो देना ही पड़ेगा। अगर 8.33% जो है 100 से ज़्यादा है तो आपको 8 वाला देना पड़ेगा। और उसके बाद में मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 200 दे सकते हो। उसके बाद में हमारा अगला कानून आता है उपजीव क्या लिखा है, उपजीविका जन सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदिशा संहिता 2020। उपजीविका जन सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य की दिशा संहिता 2020 जो है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ये क्या है, पहली तो बात यह है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है उसके तहत है। और इसमें क्या 13 कानूनों को एक साथ सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि उपजीविका जन सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदिशा संहिता 2020 में कुल 13 कानूनों को मिला करके एक सिंगल कानून बना दिया गया। इसके तहत क्या बताया गया है, कारखाना क्या होगा, 20 श्रमिक अगर शक्ति के तहत काम कर रहे हैं और 40 श्रमिक अगर बिना शक्ति के काम कर रहे हैं तो उसे हम कारखाना कहेंगे। जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बस जस्ट पहले जब हम लोग कारखाना अधिनियम 1948 पढ़ रहे थे
तो हमने इसके बारे में बात भी की थी और मैंने बताया भी था आपको, अगर आपको ध्यान है तो। ये संहिता कब लागू होगी? अगर 50 या अधिक अनुबंध वाले कर्मचारी, यानी कि कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वाला अगर काम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है 50 श्रमिक होने चाहिए। और ये भी हमने बात की थी कि मिनिमम क्या 1 सप्ताह में 1 छुट्टी तो आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद में क्या है, 1 दिन में आप 8 घंटे से अधिक काम नहीं करा सकते। हफ्ते में आप क्या है 48 घंटे से अधिक काम नहीं करा सकते। यानी कि वीक में आप 48 आवर्स और पर डे 8 घंटे। औद्योगिक संहिता अधिनियम 2020 जो है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। औद्योगिक संहिता अधिनियम 2020 कहता है, औद्योगिक विवाद, व्यावसायिक संघ, रजिस्ट्रेशन आदि के बारे में बात करता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बताया था, हम लोगों ने जस्ट पहले ही बात की थी कि 7 श्रमिक या फिर 7 से अधिक श्रमिक जो हैं, कानूनों पे अपने जो नियम है श्रमिक जो रजिस्ट्रेशन है उसके जो नियम है श्रमिक ट्रेड यूनियन के, उस पे आप क्या कर सकते हैं, साइन कर करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो व्यावसायिक संघ होगा उसमें क्या है, नियोजन में क्या है 10% या फिर 100 सदस्य उसके होने ही चाहिए। यानी कि जो भी व्यावसायिक संघ है उसमें जो है, बल्कि जो भी संघ के सदस्य हैं उसमें 10% उसी में नियोजित होने चाहिए या फिर मिनिमम 100। अब वेतन क्या बताया था हमने, मासिक वेतन कैसे निकालेंगे, मासिक वेतन निकालेंगे 3 महीनों के औसत का। वीकली कैसे निकालेंगे, 4 वीक के औसत का। और डेली कैसे निकालेंगे, 12 दिनों के औसत का। अगर डेली देना है तो आप पिछले 12 दिनों में देख लीजिए आपने कितना दिया था उसका औसत। आपको अगर वीकली देना है तो पिछले 4 वीक का देख लीजिए उसका औसत। अगर आपको मंथली देना है तो पिछले 3 महीनों का देख लीजिए, उसका औसत आपको वेतन देना पड़ेगा। और एक बात और की गई थी, वर्कर री स्किलिंग फंड की भी व्यवस्था की गई। तो वर्कर री स्किलिंग फंड की भी स्थापना किसके तहत की गई, औद्योगिक संबंध अधिनियम 2020। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का है, जे कानून को भी पढ़ लेते हैं जो 2020 में आया था। कुल मिला के ये है कि बाद में 2020 और 19 में कुछ कानून आए जिन्होंने बहुत सारे पुराने कानूनों को एक ही में सम्मिलित कर लिया। 9 श्रम कानूनों में से एक, इनने क्या किया, इसने 9 श्रम कानूनों को एक में कर लिया। किसने, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020 ने। इसने क्या कहा, केंद्र क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का गठित करेगा और केंद्रीय न्याय बोर्ड का, मतलब कि केंद्रीय न्यायसी बोर्ड का गठन करेगा। कौन, केंद्र सरकार। राज्य सरकारें क्या करेंगी, भवन और अन्य निर्माण कार्य के कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करेंगी। राज्य सरकार क्या करेंगी, भवन एवं अन्य निर्माण कार्यकारी कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। केंद्र सरकार क्या करेगी, भविष्य निधि की स्थापना करेगी, जो कि हमने बात कर ली। 20 या अधिक श्रमिकों को जो 20 या अधिक श्रमिकों वाला जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है उस पर लागू रहेगा जी। मौसमी के मामले में क्या है, 10 कर्मचारी भी अगर काम करते हैं तो उस पर लागू हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या, ग्रेजुटी हमने बताया था कि अगर किसी ने 5 साल तक काम किया है तो उसको ग्रेजुटी मिलती है। और गर्भावस्था के मामले हम लोगों ने बताया था कि जिससे 6 सप्ताह पहले नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई गर्भवती जो है उसका गर्भपात होता है तो उसको 6 वीक तक नियोजित नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। प्रसूति के हकदार कब होंगे, यानी कि पेड लीव की अधिकार अधिकार उसको कब मिलेगा, अगर उसने मिनिमम 80 दिनों तक काम किया है संस्थान में एक बार, यानी कि 12 महीने में, कभी भी 1 साल के अंदर अंदर। तो पहली बार उसे मिलेगी 26 सप्ताहों की और वो 8 सप्ताह पहले ही ले सकती है। और दूसरी बार उसे 12 वीक की मिलेगी और 6 वीक पहले ले सकती है। 3500 का बोनस कर दिया गया था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 3000 का, तो 3000 से भी 3500 कर दिया गया। बदुआ मजदूरी व्यवसाय बदुआ मजदूरी बदुआ श्रम व्यवसाय व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976। इसमें क्या कहा गया, अगला कानून हमारा है बदुआ श्रम का उन्मूलन पे। तो इसने कहा गया 20 सूत्री कार्यक्रम था ये, और बंधुआ श्रम को उन्मूलित कर दिया। 20,000 का जुर्माना, 2,000 का जुर्माना या फिर 3 साल की सजा अगर बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। उसके बाद बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बंधुआ मजदूरी में केवल 2,000 का जुर्माना है, बहुत कम है। तो ये देख लीजिएगा आप, डेट भी देख लीजिए कब बना था, 1976 में बना था। तो उसमें 2,000 भी बहुत ज़्यादा होंगे, कम से कम आज के 2 लाख से ज़्यादा ही होगा। उसके बाद 1986 आया जो कि बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। ये कहता है 20,000 का जुर्माना लगेगा अगर कोई भी बाल श्रम करता हुआ पकड़ा जाता है या फिर कराता हुआ पकड़ा जाता है। और बाल श्रम का मतलब होगा कोई भी व्यक्ति जो 14 साल से कम का है, व्यक्ति का मतलब बच्चा,
उसे बाल श्रम के तहत माना जाएगा अगर वो काम करता है, साथ ही साथ क्या कोई मतलब कि कहते हैं खतरनाक कार्यों में लगा हुआ है। बस यहाँ पे एक थोड़ी सी छूट दी गई थी, अगर कोई व्यक्ति बच्चा है जो वो अपने ही पिता के साथ काम कर रहा है और अपने ही काम में मतलब कि हाथ बटा रहा है, तो उस पे कहीं बाल श्रम नहीं लगेगा, मतलब कि क्योंकि आप जानते होंगे बाल श्रम कब नहीं लगेगा अगर वो क्या है अपने ही पिता के साथ अपने ही काम में थोड़ा बहुत हाथ बटा रहा है। बस उसमें भी तब भी लागू हो जाएगा अगर वो कोई खतरनाक काम होता है, यानी कि खतरनाक काम नहीं होना चाहिए कुल मिला के। बाद में 2016 में संशोधन हुआ और जुर्माना भी क्या है 50,000 कर दिया गया है। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 आया, यानी कि बाद में 2017 में भी संशोधन हुआ, यानी कि 1986, उसके बाद 2016 और 2017। 2017 में क्या संशोधन हुआ, खतरनाक व्यवसायों की संख्या थी 83 थी, घटा के 3 कर दी और कहा गया 7 PM से 8 AM तक बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि बच्चों को शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक की नहीं उठाया जाएगा। अगर वो सो रहे हैं तो उन्हें सोने दो, सीधी सी बात है। तो उनको कब तक नहीं काम कराया जा सकता है, शाम को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम नहीं कराया जाएगा। ये मैंने केवल मतलब कि आपको कहते हैं कि सोने वाली बात बताई है, वो मतलब कि केवल एक तरीके से याद करने के लिए बोला है, मतलब कि याद करने का तरीका है इसलिए मैंने बोल दिया। उसके बाद में कलाकार अगर कोई बच्चा है, यानी कि आप जानते होंगे आजकल कलाकार बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनको क्या 5 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा और बिना आराम के 3 घंटे से अधिक काम नहीं मतलब कि 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा। तो अभी हम लोग के क्या लास्ट मतलब कि कानून है उनको पढ़ लेते हैं। असंगठित श्रमिक सुरक्षा अधिनियम 2008 जो है, असंगठित श्रमिक सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 है। इसमें कहा गया है कोई भी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड है उसको गठन किया जाएगा। जीवन, विकलांगता कवर करता है, राज्य स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था, इन सभी को कवर करता है। उसके बाद लैंगिक उत्पीड़न में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2013, एक तरीके से पोक्सो अधिनियम है, उसकी बात कर रहा है। कब है, 2013 में, जो कि विशाखा दिशा निर्देश थे उसका ही विस्तार है। इसमें क्या कहा गया कि लैंगिक उत्पीड़न कब माना जाएगा, पहली तो बात तो आपको ये पता होना चाहिए और आप इसका इस्तेमाल मेंस में भी कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है। तो लैंगिक उत्पीड़न के रूप में किसको किसको माना जाएगा, अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक डिमांड करता है, परोक्ष रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से भी करता है, संपर्क करने की कोशिश करता है, मांग करता है, अनुरोध करता है, यौन टिप्पणी करता है, यानी कि कोई गंदी बात भी बोल दी फिर भी वो यौन उत्पीड़न भी माना जाएगा। मौखिक या फिर गैर मौखिक कोई भी अभिव्यक्ति या फिर कोई भी मौखिक तरीके से करता है उसको भी लैंगिक उत्पीड़न के तहत माना जाएगा। 10 या अधिक श्रमिक जहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैं श्रमिक बोल दूँ तो वहाँ पे आप कर्मचारी को ही मानिए। तो 10 या अधिक कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लागू हो जाएगा। 90 दिनों के अंदर क्या उनको होगी, अपनी जाँच पूरी करनी पड़ेगी और 10 दिनों के अंदर उसको निष्कर्ष पे पहुँचना पड़ेगा और ताकि उनके लैंगिक रूप से सुरक्षित महसूस करें। उसका तो छोटा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो बीमा होता है, सरकार ने 100% एफडीआई की लागू कर दिया है बीमा में। और जो इरडा है यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब गठित की गई थी, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे की गई थी, 1999 में गठित की गई थी। इसमें 1 अध्यक्ष होगा, 5 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक सदस्य होंगे। इसकी स्थापना कहाँ मतलब कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हैदराबाद में है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट लेबर लॉ, मुख्य रूप से हमारा आज की क्लास का लेने का मतलब यही था कि जितने भी कंप्लीट लेबर लॉ थे उन सभी को कवर कर लेना। तो आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने कितनी सारी मेहनत की है। तो बस क्या है, 1 लाइक बनता है, बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।